धम्म की बात सीधी सी जनगण समझ न पाते हैं। धम्म की बात सीधी सी जनगण समझ न पाते हैं। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम आपके समक्ष परिचय करवाने जा रहे हैं सम्माननीय राजेश फतेह सिंह डाबरे साहब का। और डाबरे साहब IRS कस्टम्स डिपार्टमेंट के 2000 बैच के ऑफिसर हैं और वर्तमान में नारकोटिक्स कमिश्नर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नारकोटिक्स कमिश्नर है। तो साहब का हम इंटरव्यू इसलिए लेने आए हैं कि साहब एक अच्छे गीतकार, संगीतकार और कंपोजिंग भी है। और आपके 4 एल्बम निकल चुके हैं और 4 एल्बम खूब बढ़िया तरीके से भारत भर में ही नहीं, विश्व के अंदर में धूम मचा चुके हैं। और यही नहीं, मैं साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके गाने मैं अपने कार में कहीं भी जाता हूँ तो सुनता हूँ। मुझे मालूम नहीं थे कि वो उनके गाने लेकिन कल मैंने उनको स्टेज पर देखा और जब मैंने उनका सामाजिक संदेश सुना, और उनके गाने के अंदर में सबसे बड़ा जो संदेश रहता है वो ये रहता है कि तथागत के जो इंटरनल पीसफुल जो थाट है, वो थाट से रिलेटेड उनके गाने, और बाबा साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और देश से रिलेटेड रहते हैं। और ऐसे गीत है कि जिसमें सुनकर व्यक्ति आनंदित हो जाता है, उत्साहित हो जाए और शांत प्रिय हो जाता है। तो मैं बड़ा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं साहब से कुछ जानना चाहूँगा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप ये संगीत की दुनिया में कैसे आए? सबसे पहला मतलब। मैं आया नहीं, मैं पहले से था। अच्छा, आप पहले से थे। इन द सेंस संगीत तो बचपन से होता है। इट इज़, मेरे ख्याल से वो अंदर ही होता है। तो जो भी संगीत में आता है वो आता नहीं, वो होता है। बट अच्छा, वो किस तरह से अपने संगीत को किस समय उस पर ज़्यादा ध्यान देकर अपनी प्रतिभा को सामने लाता है, उसमें कुछ काम करता है और कुछ निर्मित करता है, तब लोगों को उसकी प्रतिभा या जो भी उसका काम है वो समझ में आता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि संगीत में मेरी रुचि तो बचपन से है ही है। बट जब मैं गाने में जो मेरी रुचि है, स्टेज पर सॉन्ग्स प्रेजेंट करना। बट एक समय ऐसा है कि जब मुझे लगा कि क्या मैं सिर्फ इतना ही करूँगा मेरे संगीत के प्रति जो मेरा समर्पण है, तो मुझे एक अंदर से ही आवाज़ आई कि आप और भी कुछ कर सकते हो, आप गाने लिख सकते हो, गाने कंपोज़ कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। तो फिर उस वक्त मैंने सोचा कि फिर मुझे कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो मैंने देखा कि सारे जो हमारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्मर्स लीडर्स हैं, भारत के जो महान व्यक्तियाँ हैं, तथागत गौतम बुद्ध का नाम उसमें काफ़ी अव्वल नंबर पे आता है। तो और हम बुद्धिस्ट बाय फेथ भी है, और तथागत पर नेशनल लेवल पर एक क्वालिटेटिव एल्बम अभी भी किसी ने निकाला नहीं। ऐसा भाव मेरे अंदर जागा। ये 2007-8 की बात है। तो तब मैंने तथागत के विषय को चुनकर उस पर और गहन अध्ययन कर अचानक मेरे से ये गीत लिखना और कंपोजिंग जो मैंने सोचा वही हुआ। गीत और संगीत मेरा एक साथ निकला। और हैदराबाद में तब मैं था, हैदराबाद से मुंबई में आने के बाद फिर इस सारे एल्बम की निर्मित 1 बाय 1 हुई है। अच्छा, नहीं, ये आपके जो संगीत के अंदर में बुद्धिज्म तो रहता है, लेकिन एक नेचर का भाव बहुत बड़ा जुड़ता है जी। और जैसे मान के चलो, कोई आदमी कितना भी लाइफ के अंदर में अनहैप्पी हो, उसका दिल कहीं लग नहीं रहा हो, दिमाग नहीं, लेकिन जैसे वो गीत सुन लेते हैं तो इंटरनल हैप्पीनेस डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और जहाँ पर भी आप, मतलब कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल आप एक स्टेज पर जैसे आए थे तो एकदम से पब्लिक झूम उठी और एकदम से लोग पॉजिटिव हो गए। तो मुझे लगा ये कौन से बड़े कलाकार आए, तब मुझे नहीं मालूम था कि एकदम से लेकिन जैसे ही फिर नाम सुना कि भाई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर है, अब आप एक तरफ IRS है और एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते, तो दोनों को आप कैसे बैलेंस कर पाते? मतलब ये सबसे बड़ा है। ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें अलग सी कोशिश मैंने नहीं की होगी। ये संतुलन नेचुरली अच्छे भाव से ज़रूर निकलता है कि जो मेरे संगीत की निर्मित हुई है, ये उसमें जो भाव था, जो मेरा इंटेंशन था, वो बहुत ही पुनीत और बहुत ही पवित्र था, बहुत शुद्ध था। और उसी से वो, जैसा आप उस गाने का प्रभाव जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बात की कि पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ प्रसारण हुआ जैसे मैं स्टेज पे आया। तो आई एम एक्चुअली, अभी मुझे अंदर से वाइब्रेशंस हो रहे हैं कि
it is such an influence one can do if we work on Buddhism and Buddhist philosophy. तो ये उसी का कमाल है, ऐसा मैं समझता हूँ, उससे अलग तो कुछ नहीं है। और बैलेंस करना संभव है, नौकरी संभाल के संगीत में आना और संगीत के ज़रिए लोगों को संबोधित करना, उद्बोधन करना, ये संभव है अगर आप एक अच्छे मानव की तरह जीने की अगर कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम बैलेंस करके संभाल सकते हैं। वरना कारण तो बहुत होते हैं, एक्सक्यूजेस तो बहुत होते हैं कि नहीं मैं यहाँ बिज़ी हूँ तो ये नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं तो ये नहीं कर पाता हूँ, ऐसा कारण। लेकिन जो अच्छे भाव से करता है, अच्छे इंटेंशन से करता है, मुझे लगता है कि वो संतुलन कर पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। अच्छा, मैं ये एक और बात जानना चाह रहा था कि आपको जैसे IRS बनने की, यूपीएससी के अंदर में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे संगीत में लोग आते हैं, संगीत में कवि भी बहुत हमने देखे हैं, गीतकार हमने देखे, तो संगीत के अंदर ही झूम जाते हैं, मतलब उसी में मग्न हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकल के आप एक बड़े ऑफिसर भी बने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इधर कैसे आए? मतलब ये सोचने वाली बात है कि लोग उस मिशन में लग जाते तो फिर उधर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन आपने ऐसे जी। हाँ, ये प्रेरणा कैसे मिली? मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं, बाबा साहब को हम पढ़ते हैं। अच्छा, बाबा साहब ज्ञान का सागर है, वो महामानव है। तो उनका तो एकेडमिक्स पहला जो अगर हम लोगों को इम्प्रेशन मिलता है तो बाबा साहब का जो एकेडमिक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अचीवमेंट्स है, वो कोई भी हमारे समाज में अगर लड़का जिसका भी थोड़ा एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है उसके लिए रोल मॉडल और आदर्श तो बाबा साहब ही है। तो पढ़ाई के ज़रिए जो आप जो भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं वो आपका पहला काम हो जाता है। हमारे पिताजी ने और हमारे घर में जो भी वातावरण रहा है, सब ने BA MA और इंग्लिश लिटरेचर सब बाबा साहब से प्रेरित होकर उनकी किताबें, उनका फ़ोटो रखकर हम पढ़ते गए। तो मैं एकेडमिक्स में हमेशा, शिक्षा में हमेशा से अच्छा रहा हूँ। अच्छा, ऑलवेज मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। और उस मेरिटोरियस स्टूडेंट का तपस्या यही है कि वो इस देश की सर्वोच्च जो भी एग्ज़ाम है उसको कोशिश करें। और IAS की जो एग्ज़ाम है, इसके ज़रिए हम IRS बने हैं, UPSC के एग्ज़ाम, सिविल सर्विस की, वो इस देश की सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम है गवर्नमेंट नौकरी के लिए। इसके ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद फिर प्रमोशन से आप आगे बढ़ते हैं। तो मैंने टारगेट अपने डिसाइड किया था कि अगर एकेडमिक्स में, शिक्षा में, पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ तो उसकी अगर कोई कहीं कदर है तो वो यहाँ पे है। तो वो उस आत्मविश्वास के साथ मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की। और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, मैकेनिकल। हाँ, बट मैंने पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी यह सब्जेक्ट लेके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम 99 में पास की और 2000 मेरा बैच है। अच्छा। तो प्रेरणा तो बाबा साहब ही है। प्रेरणा बाबा साहब, मतलब ये आपके जीवन के अंदर, मतलब बाबा साहब आए तो जिस ढंग से आए वो अलग ढंग से आए। नहीं तो लोग अधिकतर ये होता है कि बाबा साहब की फ़ोटो लगा के पूछते हैं, सुबह उठ के वंदना करते हैं कि बाबा साहब हमने ऐसा किया, लेकिन बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। तो आपने कहने का मतलब कि बाबा साहब का जो शिक्षा का मार्ग है, कि बाबा साहब ने कहा कि मार्के की जगह को आप अचीव करो, कि जहाँ पे आप समाज के लिए कुछ कर सको, देश के लिए कुछ कर सको और बहुत अच्छा कुछ कर सको। तो आपके विचार जान के, मतलब कि आप जो बाबा साहब की जो लाइन है और आपके जो गीत के अंदर भी वो बातें झलकती है। मतलब आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैं गीत पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसके अंदर में भी देश के प्रति भावना और देश के एक सूत्र में बांधने की बातें हैं। मतलब गीत के अंदर में कि व्यक्ति को एकदम से अंदर से भाव जागृत हो जाता है, देश प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, समाज प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। और एकदम से तो बाबा साहब को एक्चुअली इतने गहराई से आप कैसे पढ़ पाए? मतलब क्या ऐसे हम जो हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब कि ये जो सबसे बड़ी जो बात में नहीं, बाबा साहब को सर्वप्रथम तो यह है कि उनका जो भी लाइफ है, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक जैसा जो भी उनकी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, उसके खिलाफ संघर्ष करके स्टेप बाय स्टेप वो जीवन में कभी पीछे नहीं आए। ये ऑलवेज वेंट अहेड। एंड यहाँ तक कि वो आधुनिक भारत के निर्माता भी है, संविधान के निर्माता है, शिल्पकार है। तो उनका जो जर्नी है वो आपको जीवन के हर एक मोड़ पे आपको वो गाइड कर सकता है, मार्गदर्शित कर सकता है। यानी उनका फैमिली लाइफ लीजिए, उनका त्याग लीजिए, उनका बलिदान लीजिए, उनकी कसौटी जो है पढ़ाई की वो, और एक विज़न उन्होंने कब अपने लिए विज़न क्रिएट किया खुद के लाइफ के लिए,
ये भी आपको धीरे धीरे समझिए कि उनका विजन उन्होंने धीरे धीरे जैसा वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, कोलंबिया में गए, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, लेकिन उन्होंने पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए, सिर्फ डिग्रियों की लिस्ट बनाने के लिए नहीं की, बट हर चीज़ में वो अपने आप को, उनका व्यक्तित्व सागर की तरह एक्सपांड होते गया। लेकिन उस सागर में सबको सहारा मिले, सबको जो सब उसमें तो सबसे बड़ी बात है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अनसपोर्टेड कास्ट है, उनको किस तरह से इस देश में सम्मान मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे बढ़ने की, वो थॉट उन्होंने हमेशा स्ट्रॉन्गर किया। और वो धीरे धीरे अपने ज्ञान के ज़रिए, उनका जो भी अंदर से एक पर्सोना है, अंदर की जो ताकत है, उसको उन्होंने इतना बढ़ाया कि आप देखोगे कि बाबा साहब इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फियरलेस पर्सन, भयमुक्त जिसको कहते हैं हम लोग, भयमुक्त। हाँ, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। बाबा साहब भयमुक्त मनुष्य का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि उनका जो लाइफ बना है वो संघर्ष से भरा है, लेकिन संघर्ष ने सिर्फ उनको निखारा है, उनको कमज़ोर नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब का ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी जो उनका एग्जाम्पल है, वो भी अद्भुत है, अतुलनीय है। तो मैं इस तरह से बाबा साहब को समझा हूँ। तो वो हमेशा उनका जो एग्जाम्पल है वो मुझे हमेशा, या सबको ही, हम सबको ही इस तरह से ही गाइड करता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बहुत गहनतम आपने बात पकड़ी है, क्योंकि हम लोग जब किसी से पूछते हैं तो बाबा साहब के त्याग की बात होती है, और वो ऐसा दिखाते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया समाज के लिए, तो आपको भी त्याग करना चाहिए। और त्याग का मतलब ये समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के सामाजिक काम करो। ऐसे लोग, सामाजिक हमारे लोग बड़े संदेश दे रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे मेरे हिसाब से। कारण कि क्या है कि बाबा साहब का आदर्श ये है कि उन्होंने जो कार्य किए, पहले तो सबसे पहले तो वो ज्ञानी बने, पढ़े लिखे, खूब मतलब इतने धमाकेदार पढ़े लिखे कि उनके बराबर अभी भी शायद कितने लोगों के पास डिग्रियां पता नहीं, लेकिन उन्होंने हाई लेवल पे जाके वर्क किया, जो भी काम किया। तो बाबा साहब का पहला आदर्श तो वही है कि जो आपने ये कहा कि फियरलेस, कि और विपरीत स्थिति के अंदर में, मतलब जहां स्थितियां लोग ये सोचते हैं कि अब तो कुछ जीवन में सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं बचा, वहां पे वो उभर के एकदम से सामने आते हैं। सही बात। और वहां से तो ये जो दबे मतलब जो दबे लोग हैं या पीड़ित लोग हैं, या जो जनता ये सोचती है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, या जो एक निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि एक बाबा साहब को बहुत गहराई से उनको पढ़ना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जैसा हम कहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, जो लोगों को संदेश देता है, स्पीचेस देता है, वो भी प्रॉपरली गाइडेड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली गाइडेड नहीं है और वो मिसगाइडेड है, तो उसका जो प्रबोधन है वो भी मिसगाइडेड ही होता है, मिसगाइड होगा, बिल्कुल, है ना। तो हमारे यहाँ भी जैसा बाबा साहब का एग्जाम्पल बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल जैसा हम समझते हैं। उन्होंने कैसा किया है कि अपना विजन जो है, अपना जो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जो लाइफ है, उसको सेट करते करते अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को एक्विप किया, अपने जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, अपनी क्षमता को उन्होंने वृद्धि करते गए। वो आखिरी आप देखोगे जब संविधान भी जब मसौदा समिति के वो अध्यक्ष बने, तो उस वक्त भी वो, आई थिंक, दुनिया की सारी कॉन्स्टिट्यूशंस और उसको पढ़ेंगे, उसमें जो बेस्ट चीज़ भारत के लिए उपयुक्त है, एप्लीकेबल है, उसको बराबर प्रिसाइज करके लगाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास है बाबा साहब जैसा सीधा एग्जाम्पल होने की वजह से हमको जीवन में बहुत अच्छा, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने की प्रेरणा सीधे सीधे उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब यह है कि इसमें 2 तरीके हैं। कुछ लोग समाज के जैसा आप काम कर रहे हैं ना, या कुछ लोग कुछ NGOs चलाते हैं या कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं, मिशन चलाते हैं। वो भी एक अपने आप में एक समुदाय है जो बाबा साहब के त्याग के एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़े हैं। तो उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, उनके प्रति भी हम सब ने बड़ा अच्छा भाव रखना चाहिए, बिकॉज उनका भी एक अलग वैल्यू है। बट उनके ज़रिए जो गाइडेंस होना चाहिए वो बहुत ही सुझा हुआ होना चाहिए। तो बाबा साहब का जो एग्जाम्पल, जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब का ये इस तरह का एग्जाम्पल अपने समाज को हमेशा देते रहना चाहिए। तो वो उसके लिए मुझे लगता है कभी भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है।
प्रशिक्षण मतलब हाँ, कि भाई आपका सामाजिक कार्यकर्ता जो बात पब्लिक में बात करता है वो किस तरह से बात करे, बाबा साहब को किस तरह से प्रेजेंट करे, और बोलते बोलते कुछ उल्टी सीधी बातें ना करे। जैसा आपने कहा कि सब छोड़ो, सामाजिक काम करो। सामाजिक काम करना झाड़ू लगाना नहीं होता है। बाबा साहब ने झाड़ू हटाया हमारे से। जो भी सामाजिक काम यानी एक बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड, एनलाइटन्ड बाबा साहब का अनुयायी बनना, यानी बहुत ही इंटेलेक्चुअल, रैशनल, है ना, जो अच्छे बुरे की जिसको समझ है, क्या अच्छा क्या बुरा समझ है, इसके लिए ये बुराई हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में उसके पास जानकारी है और उसको करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है, ये बाबा साहब का एग्जाम्पल है। तो ये बातें हमने जो भी हमारे सामाजिक करते जो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उन्होंने ये बातें कहनी चाहिए, ऐसा मेरा। अच्छा, बाबा साहब कभी भी अपने लिए कोई भी छोटा गोल सेट नहीं करते थे। मतलब उनका जो गोल था, लक्ष्य रहता था, वो बहुत बड़ा लक्ष्य रहता था। जैसे वो कहते थे मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। हाँ। मतलब जैसे वो कहते थे कि अगर मैं मेरे समाज का उद्धार नहीं कर पाऊंगा तो अपने आप को मतलब खत्म कर दूंगा। हाँ। मतलब वो उनके जो डेडिकेशन, रेडिकल, हाँ, तो दृढ़ निश्चय वाले होते थे और बहुत बड़े लेवल पे काम करते थे। और एकदम मुझे ऐसा लगता है कि उस समय उनके आगे पीछे जो जनता थी, वो तो बिल्कुल बहुत कम लोग थे कि जो पढ़े लिखे थे। और आज के डेट में हमारे पास में बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल वर्ग तैयार हो गया है। और ये इंटेलेक्चुअल वर्ग बाबा साहब के जो फोकस को या लक्ष्य को, ड्रीम को अगर समझ लेता है तो उससे बड़ी उन्नति होगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हाँ, वही बात हम अभी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गोल सेटिंग भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तुम्हारे लाइफ का, कि क्या गोल सेट करते हो। जैसा आपने मुझे पूछा कि आप एकेडमिक्स में इसमें कैसा आया, IRS में हमने गोल सेटिंग वो की। बराबर है ना। गोल, अब इंजीनियर बनने के बाद आपके पास, वैसा मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में था, इंडियन ऑयल में भी था, फिर MPC के, तो वो मेरे को जो इंजीनियर की नौकरी मिलती है। लेकिन गोल सेटिंग हमने किया कि नहीं, ये जो एग्ज़ाम है इसके ऊपर कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका मेरिट की टेस्ट होती है, आपका जो भी पढ़ाई में जो भी आपकी कसौटी है, आपकी परीक्षा है, तो हम ये करके देखते हैं गोल सेटिंग किसको हो गया। तो बहुत सारे लोग गोल सेटिंग करते हैं। हमारे इसमें बाबा साहब का एग्जाम्पल बहुत ही वाइड और बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। वो भारत बौद्ध में करूँगा, मीन्स भारत बौद्ध में मैं सबको बनते बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। भारत को महासत्ता बनाऊंगा, महासत्ता बना, बिल्कुल, सुपर पावर। और भारत सुपर पावर एट द टाइम्स ऑफ सम्राट अशोका थे। वो काल में भारत को देखना चाहता हूँ, ये उनका सपना है। ही इज़ अ ट्रू इंडियन। बाबा साहब के जैसा देशभक्त भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, है ना, निष्पक्ष रूप से। हाँ, तो ये जो गोल सेटिंग है, जो हम लाइफ में अपने और गोल सेटिंग करने के बाद उसके लिए डिटर्मिनेशन, और फिर थर्ड स्टेप जो मैं बोलता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, कि अपने आप को उसके लिए तैयार करना, पढ़ाई करना, नॉलेज लेना, इंटरेक्ट करना, अपने खुद टेस्ट करते रहना, अपनी परीक्षा लेते रहना, अपने आप को एक्सपोज करना, एक्सपेरिमेंट करना। ये सब चीज़ें हमारे युवकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी लागू होती है। ये गोल सेटिंग जो भी आप करोगे, ज़रूरी नहीं कि आप किसी ने वो किया, आपका खुद का असेसमेंट आपको खुद को करना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या स्पेशलिटी है, आपका क्या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उसका एक आकलन करके उसकी एक ये बनाकर जैसा स्ट्रेंथ का एक एनालिसिस कर हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि गोल सेटिंग भी आपका करेक्ट होगा और उसके लिए जो आपका तैयारी है वो भी मार्ग आपका बड़ा सही होगा। अच्छा, बाबा साहब का जो बैकग्राउंड है एक्चुअल में, फादर जैसे मिलिट्री में थे और अंग्रेज शासन होने के कारण उनको पढ़ाई का अधिकार मिला उस समय। और उनके हाथ में स्टार्टिंग में जो बुद्धा चरित्र आया बुक, और बाबा साहब के जो फादर कबीरपंथी थे, और उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरु माने, बुद्ध, कबीर और फुले। कि मतलब बाबा साहब ने जाने के बाद में भी हमारे लिए मार्ग दिया। और आपके गीतों के अंदर में तथागत के गीत बहुत बड़े मतलब धूम मचा रहे पूरे भारत भर के अंदर में, विश्व में। तो आप बाबा साहब और बुद्धिज्म को कनेक्ट होके कैसे देखते हैं? मतलब दोनों वो एक ही बात है। कैसा है कि बाबा साहब जैसा मैंने ट्रू इंडियन कहा, वो ट्रू बुद्धिस्ट भी है। हम आजकल काफ़ी लोग उनको मॉडर्न बुद्धा भी कहते हैं। बट कैसा है कि बुद्धिज़्म का टोटल संदेश क्या है बाबा साहब ने समझा, और उसमें जैसा बेसिकली क्या, बाबा साहब का मिस्टीरियस लाइफ का भी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। लाइफ जो है ना, लाइफ अपनी जो जीवन हम जीते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, जिसमें हमको आखिरी में मृत्यु को प्राप्त होना ही है, ये भी एक अपने आप में रहस्य है ना। तो उसको तथागत ने जिस तरह से
जो भी उनकी साधना थी, उसके बाद जो उन्होंने धम्म का निर्माण किया, धम्म सारे देश में, वो धम्म को पढ़ा है बाबा साहब ने। और ह्यूमन बीइंग के लिए भी धम्म कितना कितना सरस हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, इसकी पढ़ाई भी बाबा साहब ने बहुत ही गहराई से की है, बहुत डीप गया है वो, है ना। तो आप कुछ भी हो, बट अगर ह्यूमन बीइंग हो तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स जो आपको सही मायने में हैप्पी कर सकते हैं और समृद्ध कर सकते हैं, प्रोग्रेस दिला सकते हैं, वो बुद्धिज़्म की ही है। तो वो समझ के बाबा साहब ने फिर हमको बुद्धिज़्म दिया है। तो बाबा साहब और बुद्धिज़्म एक ही सिक्के के दो पहलू है, हम बोल सकते हैं, कम्प्लीटली मिक्स्ड है वो अपने आप। तो मैंने जो अपने संगीत का जैसा मैंने कहा था कि मुझे जब लगा कि बुद्धिज़्म या बुद्ध विषय होना चाहिए, तो संगीत का अपना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसा एक गाना लगा लो, एक साथ 1000 लोग 10,000 लोग सुनते हैं, उसका प्रभाव भी होता है। तो प्रबोधन का जितने मार्ग है उसमें संगीत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रभावी माध्यम है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैंने यही कोशिश की है कि बुद्ध के संदेश को सरल भाषा में, लोकप्रिय धुनों में, लेकिन उसका स्टैंडर्ड भी हो, एक उसमें एक क्वालिटी भी हो, उसका म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी क्वालिटी हो। और जो गायक जिन्होंने कभी बुद्धिज़्म के या बुद्ध के गाने नहीं गाए हमारे देश में, इतने साल हो गए थे, उन सबको लेकर मैं अपने एल्बम बनाया। मैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने भी बुद्धा की चैंटिंग हमारे एल्बम में की है। आशा भोसले और सोनू निगम, शंकर महादेवन, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, शान, अनूप जलोटा जी, पंकज उदास, सुरेश वाडकर, हरिहरन, ये सारे लोग हमारे एल्बम में, आप उनका नाम देखोगे अगर आप सुनते हैं तो, ये सारे एल्बम ये सारे सिंगर्स जो बहुत अपने आप में लेजेंडरी है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने सारे गाने गाए हैं। तो एक क्वालिटेटिव, जैसा बाबा साहब का दूसरा नाम है क्वालिटी, तो आप जो भी प्रोड्यूस करते हो वो क्वालिटी ही होनी चाहिए। तो वो भी एक ख्याल मेरे इसमें बड़ा स्ट्रांग था कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग हैज़ टू हैव तो क्वालिटी। इसलिए आप कल भी बुद्धे बुद्धे गाने आप लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, आज उसको 10 साल करीबन हो गए गानों को, गाने बूढ़े नहीं लगते, जो पुराने नहीं लग रहे, फ्रेश लगते हैं, है ना। तो वो ख्याल मेरे में बड़ा सशक्त था, और उसकी वजह से शायद जो भी मैं छोटा मोटा काम कर पाया। अच्छा, इसमें मुझे जैसे सामान्य से एल्बम तो हर कोई निकालता है, लेकिन एक बड़े लेवल पे जाके ऑर्गेनाइज बड़ा सोचना और बड़े लेवल पे, और उन लोगों को अपने एल्बम के अंदर लाना कि जिन पे मतलब बहुत बार अप्रोच नहीं कर पाते लोग, जैसे लता मंगेशकर या सोनू निगम बोला जाए, हरिहरन, ये मतलब एक बड़े माने जाते हैं, बड़े लेवल के। तो इनको एक इस एल्बम के अंदर लाना भी एक बड़ा टास्क था और रहा होगा आपके लिए। लेकिन ये आप कैसे कर पाए, मतलब जहाँ पर लोग ये सोचते कि ये लोग आएंगे ही नहीं, गोल सेटिंग भारत बौद्ध में करूंगा। तो आपने सोचना बड़ा ही है ना। देखो, हमारे गाने मैं और आप तो यूं ही गा लेंगे ना। गोल सेटिंग जो है वो हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, और आपने आकलन करना चाहिए अपनी शक्तियों का, है ना। आप जो किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि बुद्ध ऐसा एक विषय है, तथागत गौतम बुद्ध, ये गानों के जरिए मैंने उनका भी प्रबोधन किया है, ऐसा मैं बोलता हूँ। वो भी कहते हैं कि राजेश ढाबरे साहब ने हमारे साथ हमको गाना देकर बड़ा अच्छा काम किया, कि तथागत गौतम बुद्ध के गाने हमने नहीं गाए थे इस तरह के। तो देखिए, मैंने अब हमारा मिलन हुआ, इसमें बड़ी चमत्कारी घटनाएं हैं कि मैं किस तरह से इनके पास पहुंचा हूं और किस तरह से मेरे साथ ये लोग जुड़े हैं, और अभी तो ऐसे जुड़े हैं कि अभी ये परमानेंटली जुड़ गए। अब मुझे अलग से उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, उसमें तथागत गौतम बुद्ध के जो संदेश है, मानवतावादी संदेश, करुणा के संदेश, प्रज्ञा मैत्री के संदेश, शांति के संदेश, अहिंसा के संदेश, ये अपने आप में एक प्रभाव है। शायद उन्होंने काम किया, गाना उनको सुन के ऐसा लगा कि ये गाना तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है, ये गाना तो मेरे लिए ही लिखा है, ये गाना मेरे लिए ही कंपोज हुआ है, इसको मेरी ही आवाज़ लगनी है। ये जो जितने सिंगर्स हैं, ये एक लेजेंड, इनका भी एक जो भी है, क्या कहते हैं उसको, माइंड डेवलपमेंट इनका हो चुका है। इनको समझ में आता है कि ये गाना मेरे लिए ही बना है। द मोमेंट दे कनेक्ट टू इट, सोनू जी के साथ यही हुआ। उन्होंने तुरंत बोला कि आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, गाना मुझे बोलते हैं लेकिन गाना अच्छा नहीं रहता। मैंने उनको कहा कि आप गाना एक बार सुन लीजिए, मेरी आवाज़ में रहता है, पहले जो रफ गाना होता है मेरी आवाज़ में होता है, बोला आप सुनिए, आपको फिर उसके बाद हम बात करेंगे। रफ गाना मैं छोड़ दिया उनके पास, उनका तुरंत फ़ोन आया, इस सेट के गाना मेरे लिए बना है। मेरे लिए बना है। तो इसमें जितने मैंने गाने लिखे हैं वो गाने वो सिंगर के लिए ही बने हैं।
तो उनका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है बुद्धिज्म मेरे गानों के साथ। अनूप जी का गाना, अनूप जी ने सारे भजन गाए हैं, सारे अच्छे स्पिरिचुअल सॉन्ग गाए, लेकिन जब वो गाना मैंने अनुग्रहित हो जीवन उसका 10 पारमिताओं से अनुग्रहित हो, वो गाना सुनकर उनको लगा ये गाना उनके लिए ही बना है। तो इस तरह से कहानी है इसकी। तो मेरे लिए शुरुआत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन बाद में तथागत बुद्ध के संदेशों ने ही शायद वो काम बड़ा आसान किया है। वो अनूप जी का गाना तो अभी लॉन्च हुआ है ना शायद। हाँ, आप सुनिएगा, बिल्कुल इस इंटरव्यू के दौरान भी उस गाने को चलाइएगा। बिल्कुल, पीपल विल लव इट। बिल्कुल बहुत बहुत अनुग्रहित हो जीवन उसका, 10 पारमिताओं से अनुग्रहित हो, बुद्धि की राह पर जो चले, और ये सुखानंद से फले फूले। बिल्कुल। और ये जो सोनू निगम के आवाज में जो गाना आपने गलवाया, बुद्ध ही बुद्ध, थोड़ा सा 2 लाइनें उसके मतलब हमारे दर्शक कल तो मैं गाया। अच्छा, कल गाए थे, बराबर कल गाए आपने। हाँ। और अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि बाबा साहब ने तथागत को गुरु तो माना, लेकिन कबीर को भी गुरु माना है। और कबीर की वाणी भी बहुत ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी आपने कुछ सोचा है क्या करने? मैं सोचा हूँ, तो कबीर पर भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी अलग लोगों ने काम किया है। अभी बाबा साहब के गुरु कबीर ऐसा प्रेजेंट मैं करूँगा। अच्छा, कबीर को कबीर जैसे प्रेजेंट नहीं करूँगा। बाबा साहब के गुरु, बाबा साहब के गुरु के जरिए कबीर को प्रेजेंट करूँगा तो उसकी एक अलग छाप रहेगी, एक अलग लिखान आएगा उसमें, एक अलग लिरिक्स और अलग गीत बनेंगे। उस एंगल से हम कबीर को प्रेजेंट करेंगे, संत कबीर को प्रेजेंट करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो हम भी संत कबीर के नज़दीक जाएंगे। नहीं, मैंने अभी संत रविदास पर भी काम शुरू किया है। अच्छा, संत रविदास। हाँ, संत रविदास साहब के भी बहुत मतलब वैज्ञानिक ढंग से विचार है, और उनके 2 गाने मैंने अच्छा बनाए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा, तो वो चलाइएगा। बिल्कुल। तो आज जो क्रांति जो घटित हो रही कि जो समय आया है, और ये समय पूरा वैज्ञानिकवाद का समय है, और पूरा ट्रांसपेरेंट समय है, और ऐसे समय के अंदर में जो हमारे युवा है, ये आप जैसे लोगों की तरफ बड़े आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे जो विद्यार्थी है, जो युवा है, और उनके माता पिता है, इनके लिए मैं ये चाह रहा था कि स्ट्रांग संदेश आप प्रदान करें कि जो उनको मार्गदर्शन का काम करे, और उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। अभी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे संदेश और अच्छा गाइडेंस उनको मिलना, क्योंकि आज के समय पे डिस्टर्बेंस के माध्यम बहुत हो गए हैं। आपका मोबाइल ही आपके 24 घंटे में से 8 घंटे खा लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। बराबर। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू, अपना गोल सेटिंग करके अपने दिमाग को ठिकाने पे रखना, फोकस ठीक से रखना, आपको क्या करना है, आपका इस पूरे जगत में क्या वैल्यू है, बाबा साहब के मिशन की तरफ अपना क्या वैल्यू है, ये सब समझ के आपको एक नियोजनबद्ध तरीके से लाइफ को जीना है। एंजॉयमेंट भी करना है, नाचना भी है, गाना भी है, लेकिन ये जितने भी डिस्टर्बेंस के और माइंड डाइवर्शन के जितने भी माध्यम है, उससे वो आपको खुद हो के आपके सामने खड़े नहीं होते। आप मोबाइल को खोलेंगे तब मोबाइल खुलता है और तब आप देखते हो, आपके हाथ में है, बट अभी आपके माइंड को इस तरह से वॉश हो गया है, इस तरह से आपके माइंड को कैप्चर किया है कि आप उस छोटी सी चीज़ के गुलाम बनते जा रहे हो, है ना। तो इस पर खास ध्यान दे आज की पीढ़ी, क्योंकि इट रियली टेक्स अवे लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा समय आपका मोबाइल पे जाता है, गेम्स हो गए, कुछ हो गए, क्योंकि मोबाइल पे आपके दुनिया भर के OTTs आए हुए हैं, दुनिया भर के एंटरटेनमेंट का सामान, अच्छा काम भी है, लेकिन जनरली एंटरटेनमेंट आपका माइंड को अट्रैक्ट करता है। तो आप एक चीज़ देखते हो, आपने 4 मिनट के लिए मोबाइल खोलना, तो आपके 4 घंटे या 2 घंटे कब चले गए आपको पता नहीं चलता। जो 2 घंटे बहुत ही वैल्यूएबल है। बाबा साहब का जीवन देखेंगे तो उन्होंने एक मिनट का हिसाब लगाया है, तब जाके वो महामानव। बराबर। आपको उतना नहीं बनना है, लेकिन अगर आपको वो आदर्श है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट और उसका सही उपयोग पढ़ाई में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग में, क्षमता वृद्धि में आपको ज़रूर करना है, क्योंकि 24 घंटे का हिसाब सबके लिए समान है। प्राइम मिनिस्टर से लेके तो जो छोटा लेबर है उसके लिए भी 24 घंटा ही है, 24 घंटे का ही कमाल है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग संदेश है कि टाइम मैनेजमेंट, कौन सा टाइम कहाँ बिता रहा, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम, इस पर ज़रूर ध्यान दें। और उस टाइम को आपने सेटिंग करके, ये 4 घंटे में मैं ये काम करूँगा, ये 10 घंटे में ये काम करूँगा, मेरी नींद के घंटे इतने हैं, ये इस तरह का लाइफ आप जिए। उसमें आप मूवी का भी टाइम डालिए, नो प्रॉब्लम, आपको मूवी का टाइम, एंजॉयमेंट का टाइम, फ्रेंड पार्टी का टाइम भी मिलेगा, लेकिन वो कैलकुलेटेड हो कि भाई मेरी पार्टी 5 घंटा है, तो 5 घंटे की पार्टी करके आइए, एंजॉय कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट यू शुड नो, माइंडलेसनेस से टाइम को वेस्ट मत कीजिए। ये मेरा आज का बहुत ही सशक्त और बहुत ही विनंतीपूर्वक मेरा संदेश है
क्योंकि ये समय की मांग है, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट का एक क्वेश्चन पूछना है। आपका फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग दिखा और मैडम भी आपके साथ में मतलब पूर्ण रूप से जी इस संगीत के इसमें और फैमिली इसमें बहुत इन्वॉल्व। आपकी बिटिया भी कल हमने स्टेज पे देखा और मैडम को भी गीत गाते देखा। तो एक फैमिली के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब जैसे कि आपको फैमिली की बॉन्डिंग कैसा है ना कि फैमिली ने हमेशा कुछ एक काम मिलके करना चाहिए। फैमिली यानी कोई प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइज नहीं होनी चाहिए कि तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम है खाना बनाना, मेरा काम है पैसा कमाना, इसका काम है पढ़ाई करना। इस तरह से फैमिली ने मिलके कुछ काम कॉमन करना चाहिए। मेरे फैमिली में बॉन्डिंग आपको इसलिए दिखी हुई कि हम सब संगीत के लिए कमिटेड है, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फैमिली मिशन हो गया, इंडिविजुअल मिशन नहीं है, इसलिए आपको बॉन्डिंग दिखी। तो मेरे को तो यही कहना है कि सब ने फैमिली मिलके कुछ एक काम करना चाहिए, इसमें फैमिली के सारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें, सहभाग करें, पार्टिसिपेट करें और परफॉर्म करें सब लोग, तब जाके फैमिली बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो मिल के जाते हो ना, कहीं पे कुछ करना है, कुछ आपको प्रेजेंट करना तो मिल के करते हो। तो ऐसा ही रेगुलर लाइफ में भी कुछ मिशंस, कुछ प्रोजेक्ट्स आप डिसाइड करें, कुछ भी हो, एनीथिंग, लेकिन वो सारे मिल के करना है। तो फैमिली बॉन्डिंग के लिए समय भी आप निकालोगे, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी और आपको आपके बॉन्डिंग में बहुत अच्छा प्रभाव, बहुत अच्छा बदल आपको दिखेगा। तो हम सुन रहे थे राजेश डाबरे साहब को, और मैं ये जानना चाहूँगा साहब को कि हम सब कब उनको लाइव बड़े स्टेज पे सुन सकते हैं। तो थोड़ा आप थोड़ा कोई भविष्य का प्लानिंग वगैरह है आपका कुछ? मेरे तो कल तो मेरे हाँ। ख्याल से भोपाल के बड़े महाव्यक्तियों ने इसकी बात छेड़ी है, तो देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो आप लोगों को करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे भोपाल वासी आपके साथ में हैं इस चीज़ तो के लिए। आप ऑर्गेनाइज कीजिए, आप जब भी आदेश करेंगे हम यहाँ आएंगे ज़रूर, और आप सबके साथ बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात करेंगे। धन्यवाद। Thank you. नमो बुद्धाय। Thank you. ये जब था अतीताच, ये जब था अनागता, पचुपन्नाचे ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध है हर जगह हर